आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। शहर इक़्तिदार में इस वक्त लड़ाई जो है वो हो रही है और आइनी पैकेज आएगा या नहीं आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फजलुर रहमान आमने सामने हैं और सेकंड टियर लीडरशिप इस वक्त पीपल्स पार्टी का और फजलुर रहमान की जमात का लड़ रहा है और वहां से क्या खबर आ रही है। और फिर दो खतूत लिखे गए हैं आज इलेक्शन कमीशन को, यानी दो प्रॉक्सीज ने एक और प्रॉक्सी को खत लिखकर ये कहा कि हमें हमारी मखसूस नशिस्तें दी जाएं। राय साहब, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के खिलाफ ये बगावत का मामला है और 8 जजेस का एक फैसला और फिर 10 जजेस ने जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात तस्लीम किया, ये बगावत होने जा रही है और इसके खिलाफ वकला सड़कों पर आ गए हैं। राय साहब, आज लाहौर की माल रोड के ऊपर गो काजी गो के नारे लगे और अब काजी साहब कहाँ जाएंगे और फिर घर जाकर खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि वो सो गए और उन्होंने जजेस कमेटी का जो इजलास हर जुमेरात को होता है वो उसका बाकायदा तौर पे इनेकाद नहीं किया गया और इसका कितना खतरनाक इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर और इन 7 दिनों के अंदर काजी साहब क्या करेंगे, ये एक आज का इंतहाई अहम सवाल है जिसकी तफसील हम अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम सुनने वालों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान के अंदर जो यूट्यूब के ऊपर इस वक्त बंदिश का मामला है और जो प्रॉक्सीज लगाकर यूट्यूब को स्लो किया जा रहा है ताकि इसे हम मिलकर शिकस्त दे सकें। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर फजलुर रहमान जो गुफ्तगू कर रहे हैं ऑब्वियसली एक ऐसे वक्त के अंदर जब उनकी जमात ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया कि वो किसी सूरत भी तस्लीम नहीं करेंगे ऐसी किसी भी तरमीम को जो पाकिस्तान की आवाम के खिलाफ हो। पाकिस्तान के अंदर जोर लग रहा है, हुकूमत के पास नंबर्स नहीं है और अब उन्होंने टेक्निकल बुनियादों पर, यानी टेक्निकल जो नॉकआउट के लिए पूरी इस वक्त गेम जो है वो की जा रही है। अच्छा, मैंने आज जो अडयाला जेल में सहाफ़ी खान साहब से मिलकर आए, उनसे राय साहब मेरी तफसील से बात हुई और 13 निकात ऐसे हैं जो इमरान खान ने आज कहे हैं और इसे पाकिस्तान के मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। ये एक्सक्लूसिव डिटेल्स पहले हम अपने सुनने वालों के सामने रखते हैं और फिर इमरान खान फजलुर रहमान के लिए क्या पैगाम दे रहे हैं और फिर उन्होंने पाकिस्तान की दीगर जमातों के बारे में क्या कहा। राय साहब, जो पहली चीज़ है, इमरान खान ये कहते हैं कि अवाम जेल जाने से ना घबराएं, 21 तारीख का जलसा हमारे लिए डू एंड डाई सिचुएशन है, जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कौम निकलेगी। सुप्रीम कोर्ट को तबाह करना जमहूरियत को तबाह करना है, जमहूरियत को तबाह करना आज़ादी को तबाह करने के मुतरादिफ है। जब आज़ादी तबाह होती है तो लोग गुलाम बनते हैं। यही सिचुएशन है इस वक्त राय साहब पाकिस्तान के अंदर। और फिर इमरान खान ये भी कहते हैं कि हर चीज़ किसी न किसी तनाजुर में होती है। इस वक्त तरामीम का तनाजुर अदलिया को ख़त्म करना है। इन आइनी तरामीम का एक ही मकसद है कि वो काजी फ़ायज़ ईसा को तोसी दें और काजी फ़ायज़ ईसा को इस अदालत से उठाकर आइनी अदालत में बिठा दिया जाए। मैंने ऐसे फैसले करने वाले डफर और कम अकल बहुत कम देखे हैं। जो भी होता है वो पूरी मुशावरत के बाद होना चाहिए, रात के अंधेरे में नहीं। जो इस वक्त पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है, लोग अपने मकासद को हल करने के लिए राय साहब ही सब कुछ कर रहे हैं। खान साहब ने एक जो गिला भी किया, ये राय साहब मैं इससे पहले भी बात करता रहा हूँ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास एक शख्स ऐलान करता है कि जनाब काजी फ़ायज़ ईसा और इलेक्शन कमिश्नर आपस में मिले हुए थे, तो आपने क्यों इनके खिलाफ एहतजाज नहीं किया, आवाज़ बुलंद नहीं की। हमने ये देखा कि 4 मजीद जो छोटी प्रॉक्सीज थी वो आई, उन्होंने पाकिस्तान के मीडिया के सामने बैठकर अपने रटे रटाए जुमले कहे और चले गए। किसी को आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि कमिश्नर रावलपिंडी कहाँ पर हैं और किसी ने उनकी बाजियाबी के लिए या जो उनके दीगर जो इस वक्त जो उनकी स्टेटमेंट्स जिस तनाजुर में आई, इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का घेराव भी नहीं किया और मुजम्मती बयान भी जारी नहीं हुआ। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रोक लेती तो शायद आज हालात डिफरेंट होते। खान साहब ये भी कहती हैं कि 8 फरवरी का फ्रॉड इलेक्शन बुनियादी हकूक की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है। 8 माह गुजर जाने के बावजूद ट्रिब्यूनल ने काम शुरू नहीं किया। आईनी तरमीम के जरिए काजी फ़ायज़ ईसा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तोसी दी जा रही है। तरमीम का मकसद इनको तोसी देकर हमारे
खिलाफ कार्रवाइयां करना है। 480 अरब रुपए हमने नैब के दौर में इकट्ठे किए, 1100 अरब रुपए मजीद हम इकट्ठे कर सकते थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ ये पूरी कौम के सामने। राय साहब, तहरीक तो चल रही है, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब रोल कितना अहम हो गया है। हमने मुलाकातें फजलुर रहमान के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की देखी और इसका रिएक्शन भी आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि फजलुर रहमान हुकूमत के साथ जाने की बजाय इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उठ बैठ रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और खुद चलकर गए असद कैसर के घर। तो तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों के अंदर क्या चीज जो इन्हें करनी चाहिए, क्योंकि एक तरीकाकार और भी राय साहब अपनाया गया है कि खतूत लिख दिए गए इलेक्शन कमिश्नर को और उन्हें कहा गया कि हमें हमारी मखसूस नशिस्तें जो हैं वापस की जाएं, और हमने तरमीमी एक्ट लाकर इलेक्शन का जो था उसमें ये वाजे किया कि इसका असर और इसका इतलाक माजी से होगा, 2017 से होगा, तो लिहाजा उसके मुताबिक ये तमाम नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नहीं बल्कि हमारी हैं। नंबर राय साहब ये 240 करना चाहते हैं ताकि इनको जो एक आईनी पैकेज को पास करवाने में इनकी आसानी हो सके। राय साहब देखें हाशमी साहब, एक तो जो आपने कहा कि तहरीक इंसाफ का क्या रोल होगा, इस वक्त तहरीक इंसाफ बजाते खुद यानी इमरान खान साहब बजाते खुद एक इस्टेब्लिशमेंट है, और पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी सियासी इस्टेब्लिशमेंट सामने आई है जिसने पाकिस्तान की रिवायती फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा तारीख़ में पीछे धकेल दिया है, आवाम की ताकत से और वोट की ताकत से। इस वक्त रियासत भी इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ है, क्योंकि रियासत आवाम से होती है और आवाम जो है वो इमरान खान साहब के पीछे खड़े हैं। तो इसलिए इस वक्त सियासत का महवर और मरकज़ सिर्फ इमरान खान साहब हैं। भुट्टो साहब के दौर में कहा जाता था कि सियासत के दो महवर हैं, एक प्रो भुट्टो साहब यानी भुट्टो साहब के हामी, एक एंटी भुट्टो साहब जो भुट्टो साहब के मुखालिफ थे। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब के जो मुखालफिन हैं वो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई के पास होता तो इस मुल्क में सबसे बड़ी जमात का होने का दावा करने वाली जो नून लीग है, इसके पास कुल मिला के 2 नशिस्तें होती। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब के सियासी मुखालफिन ग्राउंड के ऊपर कहीं मौजूद नहीं है और उनका कोई सियासी वजूद नहीं है। अब जो आपने कहा कि अय्याज सादिक ने ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को और ये कहा है कि चूँकि हमने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर ली है और इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को तस्लीम ना करे या उस पर अमल ना करे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को 78 नशिस्तें अलॉट करने का फैसला दिया था, और उसके बाद फिर एक वज़ाती बयान भी जारी किया कि इलेक्शन कमीशन सिर्फ ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, अगर हमारे फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे। अब एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जो जजेज हैं उन्होंने वाजे कर दिया कि हमारे फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके संगीन नताइज होंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को और इस जाली हुकूमत को कुछ थोड़ी सी शर्मो हया करके इस फैसले को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए था, इस पर अमल कर देना चाहिए था। लेकिन अब अय्याज सादिक ये ख़त लिख रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें किसी सूरत तब्दील नहीं की जा सकती। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। उसके बाद वो कहते हैं कि चूँकि इलेक्शन एक्ट में तब्दीली हो चुकी है तो माजी से इसका इतलाक होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया जाए। अब यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाए। एक प्रोड्यूसर हैं बड़े मेहनती किस्मत ज़िमरी, इन्होंने जस्टिस ईसा का एक फ़ैसला निकाला है 2015 का, और इस फैसले में उन्होंने एक आइनी तरमीम को उड़ा के रख दिया। इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को खुला अख्तियार नहीं दिया जा सकता। अपने नोट में इन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट को खुला अख्तियार नहीं दिया जा सकता कि वो जिस तरह की भी कानून साजी करे या जिस तरह की भी आइन साजी करे। पार्लियामेंट में होने वाली किसी भी कानून साजी और किसी भी आइन साजी का जो रिव्यू है, जो जायज़ा है, ये सुप्रीम कोर्ट ले भी सकती है और उस कानून साजी या आइन साजी यानी आइनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर सकती है, कलअदम कर सकती है। ये जस्टिस फ़ायज़ ईसा का अपना जो फैसला है माजी के दरीचों से 2015 का, ये सामने आ गया और इसका डॉक्यूमेंट भी इस फैसले का, इस नोट का शेयर किया गया। तो इससे ये साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये अख्तियार है
कि वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी कलअदम कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये भी अख्तियार है कि वो आईनी तरमीम को भी कलअदम कर सकते हैं। अब इसके अंदर एक और अहम पहलू ये है कि आपको और हमारे व्यूअर्स को याद होगा कि कासिम सूरी जो कि डिप्टी स्पीकर थे, जब उन्होंने एक रूलिंग दी तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, और बिल्कुल ठीक मेरिट के ऊपर वो रूलिंग थी, लेकिन उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बात की गई। उसके बाद उनके इश्तिहार जारी किए गए, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, उनको इश्तिहारी करार दे दिया गया। और जस्टिस फायद ईसा जो कि ज़ाती तासुब रखते हैं तहरीक इंसाफ से, हर समात के अंदर यानी किसी और केस की भी समात हो रही हो तो कासिम सूरी का जिक्र करना नहीं भूलते और कहते हैं कि देखें वो कासिम सूरी यहाँ पे रूलिंग दे के कहीं भाग गए। तो कासिम सूरी, उनकी रूलिंग जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले आई थी, फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का बाद में आया ना, जिसमें कासिम सूरी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया, उसके बावजूद ये कहा गया कि कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 लगाएं, बगावत का मुकदमा दर्ज करवाएं। और यहां पे अय्याज सादिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं, एक और इदारे को उकसा रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना करें। और ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनके मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन कवर करने वाले जो साफ़ी हैं, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदबूदार किरदार, पाकिस्तान के तारीख के सबसे घटिया किरदार इस वक्त इनमें और जस्टिस फायद ईसा में 19-20 का फ़र्क है। रेस लगी हुई है कि कौन ज़्यादा घटिया साबित होगा। तो बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के नए वजाहतनामे के बाद ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करते, इन्होंने अब एक और ताखीरी हरबा अपनाया है और एक मुतफर्रिक दरख्वास्त ये लेके जा रहे हैं दोबारा सुप्रीम कोर्ट में। और उसमें ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रहनुमाई करे कि हम किस कानून के तहत ये नशिस्तें पीटीआई को दें। और दूसरी जानिब ये भी खबरें लॉन्च करवा रहे हैं कि पीटीआई का जो तंजीमी ढांचा है इसको इलेक्शन कमीशन तहलील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में इनको सरजनिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद फिर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने के लिए दोबारा से ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं ये अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें, ये जो मैं बार बार कहता हूं कि ये एक फेल्ड स्टेट है, ये एक नाकाम और शर्मनाक रियासत है, किस किस्म की घिनौनी वारदातें की जा रही हैं, कितना अवाम के मैंडेट पर डाका डाला। अच्छा, 3 चीजें राज साहब, हम इसको ना जरा कैटेगराइज कर लेते हैं कि हुकूमत ने अब एक ना स्ट्रेटेजी लॉन्च की है। मैं आज हुकूमत के 2 लोगों से मेरी फोन पे बात हुई और मैंने फजल रहमान के कैंप में भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश की कि वो क्या सोच रहे हैं। अच्छा, जो वकला वाली साइड है जहां पे मेरी बात हुई, पता ये चलता है कि आपने 2 खतूत लिखे, यानी मलिक अहमद खान जो बहुत अच्छे दोस्त हैं जनरल बाजवा के, वो खुद भी तस्लीम करते हैं और इनके डिस्पोजल पे एक हेलीकॉप्टर भी था जिसे वो इस्तेमाल करते रहे। और फिर इसके साथ साथ दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अय्याज सादिक साहब, जिन्होंने हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करवा के शायद उनके ऊपर एहसान किया और एक माहौल अच्छा बनाने का एक दावा उन्होंने किया। लेकिन ये जो प्रॉक्सी वॉर हो रही है खतूत लिखकर कि ये हक हमारा है और हमें दिया जाए, नंबर 1। मीनवाइल इन्होंने क्या काम किया कि कादी साहब जिन्होंने 63A जिसका फैसला और जिसके ऊपर नजरसानी होनी थी, वो घर जाके सो गए और पता ही चला कि जुमेरात को जो केसेस फिक्स होने थे वो नहीं हो सके। जस्टिस मंसूर इंतजार करते रहे। जो इस्लामाबाद के रिपोर्टर्स हैं जिनसे 1-2 से मेरी बात हुई, वो कैटेगोरिकली ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह वेट करते रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर वेट करते रहे, लेकिन पता ही चला कि काजी साहब जो है वो घर चले गए हैं। ये भी नहीं हो सका। अब इन्होंने तरीकाकार राय साहब ये अपनाया कि सेनेट के अंदर अगर नंबर्स देखे जाएं तो तकरीबन 5 नंबर्स कम है। अगर 63A और बाकी मामलात के ऊपर इससे पहले कोई ऑर्डिनेंस ये लेकर आते हैं और उसे पास करवाया जाता है और फिर ये कहा जाए कि जनाब अब तो तरमीमी ऑर्डिनेंस भी आ गया, गवाही दो, वोट दो और शहीद हो जाओ, तो फिर उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला है उसे चैलेंज करने, उसके ऊपर समात होने से पहले पहले ये काजी साहब की झोली में एक और जो है वो ओहदा डाल देंगे। और फिर दूसरी तरफ हुकूमत ये एक माहौल बनाना चाहती है, यानी अगले जुमेरात से पहले पहले इन्होंने टास्क अपना ये पूरा करना है। राय साहब, आपको क्या लगता है कि अगले जुमेरात से पहले पहले ये टास्क पूरा हो जाएगा? काजी साहब, आईनी पैकेज और बाकी लोग, क्योंकि अगर 24 नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें हैं इनको मिल गई और इन्होंने, अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन हमें राय साहब इनकी जो बर्ताव है जमहूरियत के साथ देकर ये बदमाशी है। और बदमाशी इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत करते हुए
अदलिया को उन्होंने बिल्कुल उसकी तदफीन का एक प्रोग्राम बनाया है। आपको क्या लगता है कि अगले जुमेरात से पहले पहले ये कामयाब हो जाएंगे या फिर वुकला की आवाज को सुनना पड़ेगा? और पॉलिटिकल पार्टी सुन रही हैं कि गो काजी गो के नारे लग रहे हैं, अभी काजी साहब आए नहीं हैं, ये नारे लगते लगते काजी साहब को जाना उनके लिए जो यकीनी हो जाएगा, या फिर हुकूमत कामयाब होगी आपको लगता है? देखें, ये वही जस्टिस फायज ईसा हैं जो कि नून लीग की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी पीटीआई की 78 पीटीआई को 78 नशस्तें अलॉट करने के मामले पर, तो ये उस वक्त इतनी तेज़ी में थे, वो पंजाबी में कहते हैं कि उतने उतावले हो रहे थे कि इन्होंने कहा कि जज साहिबान की छुट्टियाँ, कुछ जज साहिबान बैरून मुल्क थे, कि हम उनको बुला लेते हैं वापस और फौरी तौर पर हम नून लीग की ये जो नज़रसानी की दरख्वास्त है इसको सुनते हैं। यानी एक तरफ तो ये इतने बेचैन थे क्योंकि इनको पता था कि अगर ये फैसला रिवर्स हो गया तो इनकी एक्सटेंशन के लिए आईनी तरमीम की राह हमवार हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये खुद कोई बैरून मुल्क नहीं थे, इस्लामाबाद में ही थे, अपनी बाद में जुडिशल कॉलोनी में जाके सो गए। तो खुद जस्टिस फायज ईसा ने ये सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान जो कि इस कमेटी में शामिल थे, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह, और इसी तरह जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन सब के साथ एक फ्रॉड किया। यानी ये एक फ्रॉड है कि जुमेरात को ये एक कमेटी का इजलास होता है, फिर इसके अंदर ये भी तय कर लिया जाता है कि कौन कौन से केसेस लगेंगे, उसके बाद फिर बेंचेस की तश्कील भी होती है। लेकिन जस्टिस फायज ईसा ने मतलब इस वक्त वो इस हद तक गिर गए हैं अपनी एक्सटेंशन के लिए कि उन्होंने ये कह दिया कि मैं जल्दी घर चला गया हूँ, मैं सो गया हूँ, तो इसलिए आज कमेटी नहीं बैठेगी ताकि ये बेंचेस वगैरह जो हैं इनकी तश्कील ना हो सके। तो इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा लें कि अभी तक हालांकि खुद हुकूमती जो वुज़रा हैं वो ये कह चुके हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन अभी तक वो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। अच्छा, इनके एड़ियाँ रगड़ने के पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ये तो कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा नहीं होंगे, लेकिन जो पैरेलल एक जाली आईनी अदालत बनाई जा रही है, इस वक्त जस्टिस फायज ईसा इतने डेस्परेट हैं कि ये कहते हैं कि चलें सुप्रीम कोर्ट ना सही तो मुझे आप इस आईनी अदालत का सरबराह बना दें, इस आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बना दें। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले रिपोर्टर्स कहते हैं कि इनको 3 साल की तनख्वाहें चाहिए, तो इनके मुंह पे 3 साल की तनख्वाहें मार दें। ये सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के अल्फाज हैं, मेरे या आपके नहीं। लेकिन इस मुल्क को, इस कानून को, आइन को, सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस फायज ईसा के हमलों से और उनके ज़ाती मफादात की वजह से जो पामाल किया जा रहा है, इस पामाली से बचाएं। तो इसलिए जस्टिस फायज ईसा यकीनन डिप्रेशन के मरीज भी बन गए होंगे, और ये वैसे आसाबी तौर पर मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये इतने कमज़ोर शख्स हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जब पेश होते थे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब इनके खिलाफ रेफरेंस आया हुआ था, तो ये आंसुओं के साथ रोते थे हमदर्दियाँ बटोरने के लिए। और अब आप देखें कि पूरा पाकिस्तान, अच्छा पहले ये कहते थे, तासुर ये देते थे कि सोशल मीडिया के कुछ लोग हैं जो मेरे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, और तासुर ये देते थे कि कुछ सहाफ़ी हैं 2-4 या सोशल मीडिया के कोई पीटीआई के हामी रजाकार हैं जो मेरे खिलाफ कैंपेन चलाते हैं। अभी आप देखें कि बलूचिस्तान बार जितनी भी बार काउंसिल हैं वो तकरीबन 700 के करीब वकला, फिर जो अब ये एक वकला कन्वेंशन हुआ है लाहौर में, जितनी तकरीरें वहाँ पे की गई, अली अहमद कुर्द ने कहा कि अगर इस शख्स का कोई करैक्टर होता, इस फायज ईसा का कोई करैक्टर होता, तो ये अब तक खुद इस्तीफ़ा दे के चला जाता। ये पूरे सुप्रीम कोर्ट के और आइन के निज़ाम को ये मलिया मेट कर रहा है। अब अली अहमद कुर्द कोई तहरीक इंसाफ के रहनुमा तो नहीं है, ये तो तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद करते रहे हैं ये 6-8 महीने 10 महीने पहले भी। उसके बाद जितनी आपकी बार काउंसिल थी, जितना आपका आलमी मीडिया, वो सब लानत मलामत कर रहा है। तो अब बताएं, अब उनको यकीन हो गया होगा कि पूरा पाकिस्तान मुझ पर लानत मलामत कर रहा है, मुझे जलीलो रसवा कर रहा है। एहलिया का मैं क्लिप भी देख रहा था, उसमें भी इन्होंने इमरान खान के खिलाफ इतनी गुफ्तगू की, तो मुझे तो राय साहब वो सीन याद आ गया जब काजी साहब 1 साल इनको हो गया है, और 1 साल पहले, ठीक है 1 साल पहले इन्होंने अपनी एहलिया को साथ खड़े करके राय साहब हल्फ लिया था, और वो जिस तरह से जहर उगल रही थी, मतलब ये काजी साहब के तो खैर बहुत सारे सवालात हैं, और आप को मालूम है ना कि हम हमेशा ये बात इसी प्लेटफॉर्म पे करते थे कि जिस तरह जनरल बाजवा ने बड़ी मेहनत के साथ अपने लिए ये सारी जो इस वक्त जो उनके ऊपर तनकीद की जाती है, बेइज्जती, जलालत, बेइज्जती, हाँ,
उसी तरह कादी साहब ने भी बड़ी मेहनत से ये सारा मकाम हासिल किया। उनसे भी ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि ये मोहम्मद हनीफ साहब ने बीबीसी में जो कॉलम लिखते हैं बड़े मज़े के, ये सबसे पहले उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब बाजवा ने बहुत मेहनत की है अपने लिए ये जो रसवाई कमाई है। तो जस्टिस फायज ईसा ने, जनाब बाजवा ने जो रसवाई कमाई उसके लिए उन्होंने 6 साल लगाए, लेकिन जस्टिस फायज ईसा ने 10 माह के अंदर उनका जो रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया है। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक नया इन्होंने अवामी सतह पर रसवाई का नया रिकॉर्ड बनाया है। तो बहरहाल इनका जो मकाम है, ये जितने भी वकला हैं जो कानूनी माहिर हैं, वो ये कहते हैं कि तारीख में जिन जजेस को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है तो इनका मकाम उसी कूड़ेदान में होगा। लेकिन उसके बावजूद बड़ी ढिठाई के साथ डटे हुए हैं कि मैं एक्सटेंशन लूंगा और इस वक्त एड़ियाँ रगड़ रहे हैं। पता नहीं मरियम नवाज की भी मिन्नतें कर रहे होंगे और इस्टेब्लिशमेंट की भी मिन्नतें कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता यह है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के मामले पर इस्टेब्लिशमेंट को पीछे हटना पड़ा है और सुप्रीम कोर्ट के मामले पर भी, और इस्टेब्लिशमेंट की अब जो तरजीह है वो तरजीह रह गई है, एक तो आईनी अदालत और दूसरी तरजीह यह है कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी या उनकी दोबारा तैनाती। तो हो सकता है कि ये जो वफाकी आईनी अदालत है और ये जो शिक हमने कहा कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तैनाती और एक्सटेंशन वगैरह, तो इसके मामले पर तो इस्टेब्लिशमेंट पुश करे, लेकिन जस्टिस फायज ईसा को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने पर शायद अब ये बहुत देर हो गई है और ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक ना बिलावल की गुफ्तगू हुई है राय साहब, और बिलावल, मैंने कल भी ये बात कही थी कि अगर बिलावल को उन्होंने आगे कर दिया है कि आप मौलाना से बात कर रहे हैं, तो राय साहब फिर तो बयानात ही हम सुनेंगे। तरमीम और आईनी तरमीम के लिए जो पैकेज लाने की बात हो रही है ये नहीं होगा। और फिर इन्होंने जिस तरह से इनको लॉन्च किया गया, एक तरफ कामरान मुर्तज़ा हैं और दूसरी तरफ मुर्तज़ा वहाब हैं, तो 2 मुर्तज़ा इकट्ठे होकर अब बिलावल की सियासत का पोल खोल रहे हैं। एक कहता है मेरा फ़ोन नहीं उठाते, और बिलावल ने, मैं तो आज हैरान रह गया, आपकी पार्टी का चेयरमैन है और उसका फ़ोन नहीं उठाया जा रहा, और वो कहता है कि मैं राब्ता करता हूं लेकिन मेरी बात नहीं, और बताएं मैं और क्या कर सकता हूं, मैं ज़रूर मौलाना से बात करूंगा। अब ये जो वाकया है, अच्छा, इसकी ना पूरी कहानी पहले अपने सुनने वालों के सामने रखते हैं एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। बिलावल भुट्टो ने गुफ्तगू की टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर, और वो ये कहते हैं कि जब हमारे पास आए कामरान मुर्तज़ा, हमने तरामीम से मुतल्लिक सवालात किए, तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि हमारी मजबूरी है, इसलिए तरामीम करवानी पड़ रही हैं, और मजबूरी में इंसानी हकूक़ के खिलाफ भी तरामीम का साथ दिया जा रहा है। इसका बिलावल भुट्टो ने जवाब दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का आईनी तरमीम में और आइन साजी में इंतहाई अहम किरदार है, और 3 असरों से ऐसा होता चला आ रहा है। आइन की हिफाजत और जमहूरी निज़ाम में दोनों पार्टियों का बहुत ही बुनियादी किरदार है। हुकूमत की तजवीज़ में आर्टिकल 8 की तरमीम का प्रपोजल था, वो नई तरमीम के जरिए मिलिट्री कोड मुकम्मल कायम करना चाह रहे थे। मैंने समझा कि हम अपनी तजवीज़ में जो एक्टिव ड्यूटी की शर्त डालें ताकि शहरी को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा की बात की तस्दीक कर दी कि तरमीम में कुछ ऐसी शिकें भी थी जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से थी। बिलावल ने यह भी कहा कि कामरान मुर्तज़ा को बात समझने में गलती हुई, मैंने मजबूरी वाली बात बिल्कुल भी नहीं कही। इसके बाद मुर्तज़ा वहाब आए, उन्होंने भी कहा कि बिलावल भुट्टो के जो तर्जुमान राय साहब कि बिलावल भुट्टो के साथ जो कुछ मंसूब किया जा रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिलावल साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है। फिर राय साहब उनसे ये भी सवाल हुआ कि आपकी बातों से लगता है कि कामरान मुर्तज़ा आपका फ़ोन नहीं उठा रहे। बिलावल ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है कि अब मैं इस पर क्या कहूं कि मौलाना से इस बात का जिक्र करूंगा। मैंने खुद फ़ोन करने की कोशिश की, नहीं हुई, और फिर कामरान मुर्तज़ा ने इसका जवाब जो है वो टीवी शो में आकर दे दिया। राय साहब, अब आपको क्या लगता है? मैं तो कल से ये कह रहा हूँ कि ये सिर्फ ड्रामा है, इनके बस की बात नहीं है, इनसे नहीं होगा राय साहब। ये सिर्फ ये खाने खाएंगे, आएंगे जाएंगे, एक दूसरे पर तनकीद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि आईनी पैकेज लाया जाए, तो फिर बिलावल की जगह इन्हें कुछ और लोगों को डालना पड़ेगा अपनी पार्टी में। इनके बहुत सारे अंकल्स हैं जो संजीदा गुफ्तगू कर सकते हैं, इनका तो फ़ोन ही नहीं उठाया जा रहा है सर। देखें, एक तो जो आपने कहा था कि अगली जुमेरात तक क्या ये आईनी पैकेज को हतमी शक्ल दे सकते हैं,
तो अगली जुमेरात तक अगर इन्होंने इस आइनी पैकेज को मंजूर करवाना है तो फिर शहबाज शरीफ को अपना अमेरिका का दौरा कैंसिल करना पड़ेगा, जहां वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के सेशन से खिताब करने के लिए आ रहे हैं। तो एक तो ज़ाहिर है कि यहाँ भी उनका इस्तकबाल करने के लिए जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो इस्तकबाल उनका एहतजाज के ज़रिए करने के लिए तैयार हैं। दूसरा, बिलावल जरदारी अगर ये कहते हैं कि मैंने कामरान मुर्तज़ा को ये नहीं कहा था कि हमारी मजबूरी है, तो उसके बाद बिलावल जरदारी का एक और स्टेटमेंट भी सामने आया, उससे तो वो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि इस स्टेटमेंट में वो ये कह रहे हैं कि इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस किस्म की तरमीम करें कि अगर कोई रुकने पार्लियामेंट पार्टी की आदत की हदायत से हटकर वोट दे देता है तो उसका वोट शुमार हो और वो डी सीट ना हो। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि बिलावल जरदारी वही कुछ कर रहे हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट उनको करने के लिए कह रही है, यानी कम से कम ज़ाहिरी हद तक वही कह रहे हैं। अब क्या ये मुमकिन है कि बिलावल जरदारी कामरान मुर्तज़ा साहब को कॉल करें और कामरान मुर्तज़ा वो फ़ोन ना उठाएं? ये भी एक मिली भगत है हाशमी साहब, क्योंकि बिलावल जरदारी को पता है कि इस कदर तनकीद हुई है, उनको ये भी पता है कि वकला की एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू हो जाएगी। बहाना तो चेंज कर लें, इतना बड़ा चेयरमैन, इतनी बड़ी पार्टी का बहाना तो कोई मुनासिब लगा लें। तो ये तो बच्चों वाला बहाना है कि वो फ़ोन नहीं मेरा उठा रहा, तो इस्टेब्लिशमेंट को ये समझ रहे हैं कि वो मेरी बात पे यकीन कर लेंगे कि जी बिलावल जरदारी का फोन। आपको लगता है कि ये इस्टेब्लिशमेंट को सारे मिलकर राय साहब चूना लगा रहे हैं? बड़ा अजीब सा ही है। नहीं, मामू बना रहे, मामू भी बना दिया, चूना भी लगा दिया, मामू भी बना दिया, और इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इदराक भी है। इसी वजह से मुख्तलिफ सहाफ़ियों के ज़रिए ये खबरें लाई जा रही हैं, सामने लाई जा रही हैं कि ये जो हुकूमत है इसको 15 दिन की डेडलाइन है, अगर 15 दिन के अंदर इन्होंने ये आईनी तरमीम मंजूर ना करवाई तो फिर किसने कहा है? ये भी हमें बताएं, ये क्या ये तो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है ना, ये अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है द न्यूज़ में कि 15 दिन की एक तरह से इनकी डेडलाइन है, जो कि उन्होंने ज़राए से कोट किया ज़राए को कि 15 दिन के अंदर इनको हर सूरत में ये आईनी तरमीम मंजूर करवानी है। लेकिन ये अब जवाबी इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जानते हुए कि ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के साथ उनकी इतनी ज़्यादा दूरियां हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी दूर जा चुकी है कि तहरीक इंसाफ के करीब आ नहीं सकती, और अगर तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई तो इस्टेब्लिशमेंट को डरा रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की जो मौजूदा शख्सियात हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए अब ये तो बात तय होगी ना कि काजी साहब इस्टेब्लिशमेंट के लिए अब जो है वो एक प्रॉक्सी के तौर पे खेल रहे होंगे। राय साहब, ये जो 24 नशिस्तों का मामला है, आपको लगता है कि ये भी हासिल कर लिया जाएगा? क्योंकि अगर तो ये नशिस्तें दे दी गई और तरमीमी एक्ट की जो बात कर रहे हैं उसको मान लिया जाए, तो ऐसा फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 जजेस का क्या किरदार रह जाएगा? क्योंकि ये जो 45 डेज का जो टाइम है ये बड़ा क्रूशल है। 26 तारीख को जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो ऐसा फिर सब कुछ बदल जाएगा। और खान साहब जो बार बार बातें कर रहे थे कि इनको खौफ है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स अपना काम करेंगे, ये हुकूमत का घर जाना यकीनी होगा, एन मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कह दे कि ये इलेक्शन जो हुआ पाकिस्तान के अंदर इसकी कोई हैसियत नहीं, एक हॉक्स इलेक्शन था, एक फ्रॉड इलेक्शन था, लिहाजा इसे हम कलदम करार देते हैं। एक ऐसी हुकूमत लाई जाए निगरान, वो मुल्क को चलाएगी तब तक जब तक आप नए इलेक्शन मुल्क के अंदर नहीं करवाते। काजी साहब घर चले जाएंगे, और उसके साथ साथ ये जो आपकी एक और प्रॉक्सी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान साहब, क्योंकि उनका किरदार ऐसा है, ये भी इनको भी घर भेजा जाएगा। आपको लगता है राय साहब ऐसा? अच्छा, कोई ड्यू रिस्पेक्ट नहीं है जी, क्योंकि जिस शख्स ने पाकिस्तान का आईन रोला, इज्जत से मैं उनकी इज्जत से मैं जो है ना उनको प्रॉक्सी कह रहा हूं, इज्जत से। जिस शख्स ने पाकिस्तान का आईन रोंदा है, जिस शख्स ने 25 करोड़ आवाम के वोटों का हक रोंदा है, वो किसी इज्जत का मुस्तहिक नहीं है। और इसी वजह से इस तरह के जो करैक्टर हैं इनके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है, इनके ऊपर गद्दारी के मुकदमात चलते हैं, और इनको भी तारीख अपने कूड़ेदान में फेंक देती है, ताकि हमेशा के लिए जब भी लोग इनके मुतल्लिक तारीख की किताबों में पढ़ें तो क़यामत इनके ऊपर लान तान करते रहें। ऐसे करैक्टर आप उठा के देख लें कि पूरी तारीख में जो इस तरह के करैक्टर निकले हैं, मीर जाफ़र और मीर सादिक समेत, तो वो देखें तारीख में जब किरदार में नाम आ गया तो वो क़यामत, वो जब तक वो तारीख की किताबें मौजूद रहेंगी तो वो लान तान जो है वो पढ़ती रहेगी। तो इसलिए कोई ड्यू रिस्पेक्ट नहीं है। हर पाकिस्तान का बंदा जो है वो ये कह रहा है कि इन्होंने अवाम का जो हक है, जो वोट का हक है,
और जो एक बुनियादी जमहूरी हक है उसको इन्होंने चोरी किया है, और ये चोरों के साथी हैं, यानी ये जो शरीफ खानदान और जरदारी खानदान। अच्छा, अब इनकी कोशिश तो बड़ी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को भी नवाजा जाए, लेकिन आखिर में हाशमी साहब एक वक्त ऐसा आ जाता है कि जब इस्टेब्लिशमेंट अपनी मुख्तलिफ प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करके उनको नवाजने की कोशिश तो करती है ताकि आगे जब हम किसी को प्रॉक्सी बनाएंगे तो एक एग्जाम्पल हो कि ठीक है इस्टेब्लिशमेंट की आप प्रॉक्सी बनते हैं तो आपको कोई फ़ायदा भी होता है। लेकिन समटाइम्स ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि इस्टेब्लिशमेंट के लिए उस वक्त एक चॉइस होती है कि या तो अपने प्रॉक्सीज को कोई फ़ायदा दे दें या फिर अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, यानी इदारे के या अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं वो करें। तो उस सूरत में ये जो प्रॉक्सीज होती हैं इनको डंप कर दिया जाता है, इनको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो फिलहाल अभी इस्टेब्लिशमेंट की जो तरजीहात हैं वो मैंने दो शिकें बताई कि एक आइनी अदालत और दूसरी जानिब ये कि मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी। तो ये उनकी तरजीहात हैं, क्योंकि जो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल है इस पर तो नून लीग ने वाज़े अंदाज में कह दिया है कि हमारे अंदर से भी आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि उनको खदशा ये नहीं कि कोई बहुत जमहूरी बन गए हैं, वो जमहूरियत का लंबरदार बन गए हैं। उनको पता है कि हमारी कठपुतली हुकूमत ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, तो ये बाद में ये अगर सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो गया तो हमारे पर जो ट्रायल होगा जिसके शवाहिद भी मौजूद हैं, यानी जिस तरीके से नवाज शरीफ फौजी क़यादत के खिलाफ बयानात देते रहे, आर्मी चीफ को गद्दार कहते रहे जनरल बाजवा को, तो फिर इनके खिलाफ तो ट्रायल ज़्यादा आसान हो जाएगा, अगरचे किसी भी सिविलियन लीडर का या आम शख्स का फौजी अदालत में ट्रायल नहीं होना चाहिए। ये एक असूली बात है। अच्छा, मैं एक खबर और भी सुनने वालों को दे दूं कि केपी हुकूमत जाती है तो जाए, पूरा लाहौर लश्कर लेकर लाहौर पहुंचेंगे। ये अली अमीन गंडापुर की तरफ से राजा साहब पैगाम आया और उन्होंने ये भी कहा कि 1 आध महीने आप भी जेल में रह सकते हैं, अगर मैं 15 दिन से जेल में हूं तो 1 आध महीने आप भी जेल में रह सकते हैं। इमरान खान ने कल अली अमीन गंडापुर को पैगाम दिया कि केपी हुकूमत जाती है तो जाए, पूरा लश्कर लेकर आपने लाहौर पहुंचना है। इसके बाद अली अमीन गंडापुर का पैगाम आया राजा साहब कि लाहौर जलसा हर सूरत होगा। पीटीआई कारकुनान 21 सितंबर को लाहौर पहुंचे और पीटीआई कारकुनान इकट्ठे हों, कैंपेन जारी है बाजारों में। और एक जो इजलास की अंदरूनी कहानी है राजा साहब, हैवी मशीनरी, आंसू गैस से बचने के लिए इंतजाम किए गए और अली अमीन गंडापुर एक बड़ा जुलूस लेकर लाहौर की तरफ जाएंगे। राजा साहब, लाहौर से जो खबरें आ रही हैं, लाउड स्पीकर पर ऐलाना तो हुए, लेकिन जो मकामी क़यादत है उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। अली हमजा, सलमान अकम राजा और फिर सनम जावेद, उनके वालिद साहब को खबर आई है कि उठाकर ले गए हैं और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अच्छा, आप ने एक औरत को 1.5 बरस जेल में रखकर देख लिया, वो नहीं टूटी, तो राय साहब एक रात में उसके बाप को उठाकर आप क्या कर लेंगे? माओ बहनों बेटियों को उठाने से क्या पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बका मुमकिन है राय साहब? और फिर ये जो कुछ कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो जलसा है ये कामयाब हो पाएगा या फिर जहां पर जुलूस होगा, जहां पर ये लोगों को रोकेंगे, वहीं पर जलसा होगा? देखें, जलसा तो कामयाब हो गया है और मरियम नवाज और इस्टेब्लिशमेंट ने इसके ऊपर मोहर सख्त कर दी है। अगर ये जलसा कामयाब ना हो रहा होता, अगर पीटीआई लोगों को निकालने में कामयाब ना हो रही होती, तो ये जो बदतरीन क्रैकडाउन मरियम नवाज पंजाब में पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों पे करवा रही हैं, तो ये करवाने की जरूरत ही ना पड़ती। ये कहते कि देखें पीटीआई के पास तो कारकुन ही नहीं है, हमने इनको खुला मैदान दिया, ये तो 500-700 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सके। लेकिन इनको पता है कि इतना बड़ा सुनामी लाहौर की जानिब बढ़ रहा है कि इसको कंट्रोल करना नामुमकिन होगा, अगरचे ये एक पुरअमन एहतजाज होगा, लेकिन चूंकि इससे फिर पीटीआई के नैरेटिव को मज़ीद तक़वियत मिलती है, तो इसलिए ये मरियम नवाज की जो जाली हुकूमत और जाली तख्त है, ये भी इस वक्त इस एक जलसे के खौफ से लड़त रहा है और ये खुद को कहते हैं कि जी हम जमहूरी हैं, और इमरान खान साहब जो हैं ये जमहूरी नहीं है। बहुत शुक्रिया साहब। विजय, आज की नशिस्त थी हमारी, अपने कमेंट्स भेजिएगा, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।